हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर आज है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था प्राइमर्स के बारे में। प्राइमर्स होते क्या है, आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स, और वो कैसे कैसे काम करते हैं, क्या कैसे कैसे हमारी बॉडी को हार्म पहुँचा पाते हैं, और कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, उस सब डिटेल में और पूरा पूरा एक ऑब्जर्व्ड सेल्फ एनालिटिक्स एनालिसिस करने के बाद मैंने वो चीज़ें प्रेजेंट करी। ठीक है, अब ऐसा समझो जैसे किसी गेम के लेवल 1 लेवल 2 होते हैं ना, अब समझ लो माइक्रोबायोलॉजी को हम गेम की तरह खेलेंगे, यानी कि समझेंगे। ठीक है, खेलते खेलते समझ जाएंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। अगर इसको कन्फ्यूजन के हिसाब से देखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, इसकी गारंटी है। तो इसको ऐसे करना, जैसे मैं बताऊंगा। जैसे लेवल 1 आपका था प्रायोन्स, सबसे पहला। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया, हो गया। सेकंड लेवल पर आपका आता है, आता तो 3 है वैसे, आपने नाम सुना होगा, समथिंग कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, और आपने नाम सुना होगा समथिंग कॉल्ड प्लाज्मिड, और सुना होगा, चलो उसको बाद में लिखेंगे, इसका ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रहा हूँ बताऊँगा आपको। ठीक है, देखो हमारा मेन इसमें समझने का क्या है, सबसे पहले प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड ये समझ लो, ये बहुत कुछ करता है इन बायोलॉजी और वर्ल्ड में अगर देखा जाए ओवरऑल। क्योंकि जब आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह होते हैं ना, जब किसी किसी भी नए ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स के साथ कुछ जुगलबंदी करनी होती है, कुछ न्यू मॉडिफिकेशन करनी होती है साइंटिस्ट को, तो वो इस प्लाज्मिड का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स होते हैं। ठीक है, ऐसा समझो। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट इसका इंट्रोडक्शन के तौर पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे। हम्म, हम्म, इसे क्या हो गया। इस होने वाली असुविधा के लिए हमको कोई खेत नहीं होता रहता है, क्योंकि ज़्यादा नवाब मत बनो। चलो ट्राई करते हैं। जब प्लाज्मिड तेरी चलेगा। चल जाएगा। तो प्लाज्मिड आपका एक्चुअल में होता क्या है बेटे, सबसे पहले तो ये जान लो, ये कोई नॉर्मल टाइप ऑफ वो नहीं है कि जैसे और आपके बाकी के आपने पहले भी पढ़ चुके हो आप, जो वो इन्फेक्शियस एजेंट्स या फिर जो डिसीज़ करते हैं वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कोई नॉर्मल वाला बच्चा नहीं है, कहने का मतलब ये है इसका इसमें। ठीक, अब नॉर्मल वाला बच्चा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो अभी आपको समझ में आएगा। और ये जनाब कैरी करते हैं एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको बोला जाता है व्हाट इज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स बेसिकली होता क्या है, ये प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड है क्या, जो बेटे प्लाज्मिड्स आर नॉट
एन रैंडम इन्फेक्शियस एजेंट। ये भी रैंडम ऐसे ही सबकी तरह मतलब मिलता जुलता किसी से वैसा इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है, बिकॉज plasmids have the genes inside into it, ठीक है, and they are the extra chromosomal double helical, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिंग, समझ गए। प्लाज्मिड क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये एज अ रैंडम कोई इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है, और क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास जीन्स है, जीन्स जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स है, ठीक है। और इसको ऐसे समझो कि हम एक बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल, ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक। अब ताकि आपको समझ जाए, मैं ब्लू से ही डिनोट करूँगा हर जगह प्लाज्मिड को, हेयर इज प्लाज्मिड अराइव्ड और प्रेजेंट, ठीक है। अब प्लाज्मिड होता क्या, प्लाज्मिड के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, प्लाज्मिड क्यों स्पेशल है या क्यों अलग है बाकियों से, तो उसकी दूसरे पॉइंट के सामने हम लिखते हैं। plasmids can replicate by their own, ठीक है, वो विद इन द सेल, प्लाज्मिड क्या करेगा, प्लाज्मिड को किसी और की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। अब समझो डे 1 पे प्लाज्मिड यहाँ पर ऐड हो चुका है, हम इसको डे 1 लिख लेते हैं, नोट कर देते हैं इसको, डे 1, ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ठीक। और सपोज करो हम बात करते सीधे डे 10 की, डे 10 में क्या होगा बेटे, डे 10 में सिचुएशन बदल जाएगी कैसे, तो जो प्लाज्मिड्स है ना, ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, और ये बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट प्लाज्मिड के बारे में जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इज पॉइंट नंबर 3, इन प्लाज्मिड्स के पास ना कैपेसिटी होती है वायरुलेंट बनाने की, सॉरी इन प्लाज्मिड्स के पास कैपेसिटी होती है, सॉरी ये प्लाज्मिड्स ही वायरुलेंट होते हैं और इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये डिसीज कोज कर सके, ठीक है। प्लाज्मिड्स आर वायरुलेंट or virulent and have capacity to produce disease, ठीक है। इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि डिसीज कर सके जाने की है, मतलब इससे साबित क्या होता है कि प्लाज्मिड्स आर देयरफॉर प्लाज्मिड्स आर पैथोजेनिक, ठीक है। प्लाज्मिड्स क्या है, प्लाज्मिड्स पैथोजेनिक है। अब ये तो जनरल से कुछ पॉइंट्स हो गए, अब इसके कुछ मास्टर पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो मास्टर पॉइंट्स क्या हैं इसके, तो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे लिख देता हूँ,
देखो बेटा, ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है और क्यों ये ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक। और इसके जीन्स हैं, वो जीन्स काम करते कैसे हैं? इसके जीन्स दो तरीके से काम करते हैं। अगर जैसे ये इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है, ठीक है, इसकी जगह कोई फ्रेश बैक्टीरिया होता है जो जनरली अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत बुरे होते हैं, ठीक है। एंड जब कोई हेल्दी बैक्टीरिया यानी कि जो गुड बैक्टीरिया है उसके पास अपना कोई पैथोजेनिक नेचर नहीं है, ना वो बिल्कुल स्वच्छ साफ है, ठीक है, और ना उसको वो काम करना कि वो आपकी बॉडी को हार्म पहुँचाए, तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा, प्लाज्मिड अपनी जीन्स को सप्रेस करेगा। यहाँ से एक जीन होगा, स्पेशल टाइप ऑफ जीन, वो एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस होने के बाद एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। एमआरएनए क्या करेगा, मैसेज पहुँचाएगा, जो ट्रांसलेट हो जाएगा, जो ट्रांसलेट करेगा कि टू मेक द प्रोटीन्स, ठीक है। अब वहाँ से जो प्रोटीन बनेंगे, ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल के जीन के हिसाब में जो प्रोटीन्स बनेंगे, वो प्रोटीन्स आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, समझ गए। वो प्रोटीन्स मारेंगे जो एंटीबायोटिक की चेन होती है, समझ गए। ऐसे समझोगे, डायग्राम समझ जाओगे, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। और पहला इसका जो फोर्थ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब वो लिखो इसको, और लिखो कैसे, रैपिड एप्लीकेशन, ठीक है। Plasmids are uh, are full of own genes, ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल, बट plasmids cannot work or spread कौन से सेंस में, बैक्टीरियल डिसीज के सेंस में, बाय देयर ओन, दे नीड बैक्टीरिया, ठीक है। एंड प्लाज्मिड्स having genes that give special ability to the bacteria। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा जब प्लाज्मिड आपके बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके जो जीन्स है, वो जीन्स उसके जीन्स के साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं कि उससे बैक्टीरिया की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे तगड़ा वाला इससे जो फ़ायदा होता है बैक्टीरिया को, वो क्या होता है, नंबर 5 में आएगा। नंबर 5 में क्या आएगा कि प्लाज्मिड्स आर द प्लाज्मिड्स आर रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड्स जो यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना, कि प्लाज्मिड क्या करेगा, अपनी जब जीन्स को सप्रेस करेगा, सप्रेस करने के बाद मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होकर क्या करेगा, प्रोटीन से जो प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए बोलेगा, ठीक है। उस टाइम पर जो प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन क्या काम करेगा, दैट प्रोटीन हैव द एबिलिटी टू किल द बीटा बीटा चेंज, और बीटा चेंज को, बीटा उसका पूरा नाम मैं भूल चुका हूँ, थोड़ा इसके पूरा दिमाग से, हाँ, उस बीटा चेन को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। पेनिसिलिन के साथ अटैच रहती है वो, ठीक। अब आप मुझे बताना, मुझे याद तो आ गया लेकिन आप बताना, ठीक है। जबकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो एंटीबायोटिक जब उसकी जो चेन्स एंटीबायोटिक चेन्स है वो दो चेन से मिलकर भी नहीं होती है, उसमें से एक चेन्स को जो बीटा वाली होती है, उस चेन को ये जो प्लाज्मिड का प्रोटीन है, उसका जो एंजाइम है, वो एंजाइम उसको मार देगा, उसके पास कैपेसिटी है उस बीटा वाली चेन को मारने का,
ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर आपका एक हाथ टूट गया और सामने वाला हट्टा कट्टा है तो आप तो पीट ही जाओगे। तो इस हिसाब से जो बैक्टीरिया है वो मरता नहीं है प्लाज्मिड की देख रेख में, ठीक है। दैट मीन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लाज्मिड्स गिव द कैपेबिलिटी टू बैक्टीरिया टू बी रेजिस्टेंस फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स, ठीक। इस तरीके से प्लाज्मिड खुद तो रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्टेंस इसके वो है ये ड्रग्स का, बट ये बैक्टीरिया को भी करता है। इससे क्या होगा कि जो आपकी एंटीबायोटिक्स है वो वर्क काम नहीं करेगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती रहेगी रैपिडली। और एक और बात, जब भी जो एंटीबायोटिक जाती हैं, ठीक है, या एंटीबायोटिक जब अपनी सेना बना लेती है जाने के लिए मल्टीप्लाई करके, ठीक, जो अब वो जा रही होती है प्लाज्मिड को या बैक्टीरियल सेल्स को किल करने के लिए, तब ही उसी टाइम पर ही ये सिचुएशन पैदा होती है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल के अंदर जो प्लाज्मिड अपने आप को मल्टीप्लाई कराया ना, ये अपनी इन सारी ट्रांजिट्स को क्या करेगा, अपनी ट्रेड्स को बाहर निकालेगा, ठीक है, जो कि एज अ रेजिस्टेंस यानी कि एज अ योद्धा काम करेंगे किसके अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। किस हिसाब में, आपके जो प्रोटीन बनेंगे उस हिसाब में, जो प्रोटीन से एंजाइम पैदा बनेगा जो कि रेजिस्टेंस होगा इससे। और दे ऑल्सो कैन प्रोड्यूस टॉक्सिन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 6 पॉइंट इज प्लाज्मिड ऑल्सो कैन टॉक्सिन्स और मेक टॉक्सिन्स, ठीक है। तो ये सारा आपका प्लाज्मिड अभी के लिए कंप्लीट हो गया। बाकी है तो बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि जब जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग इन सब के जो साइंटिस्ट बैठते हैं ना, उस टाइम पर जब वो किसी नई स्पीशीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं, नई स्पीशीज़ बनेगी कैसे, डीएनए को यानी कि जेनेटिक मटेरियल को किसी अलग ब्रीड से अलग ब्रीड को आपस में जोड़ना, ठीक है, कोलैब करना। अब जो एंटीबायोटिक है वो एज अ रेजिस्टेंस, जो वो एज अ ह्यूमन जो उस ऑर्गेनिज्म के डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पे भी काम करेगा, ठीक है, या फिर उसमें बाय नेचुरल ही प्रेजेंट क्यों ना हो, ठीक है। तो प्लाज्मिड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है, उसके पास अपना ढाल है कि वो बैक्टीरिया को मरने नहीं देगा और खुद को भी नहीं मरेगा, ठीक है, एंटीबायोटिक को काम नहीं करने देगा। तो उससे क्या होगा, न्यू जीन्स का जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो जो होना है ना उनका कन्वर्टर मॉडिफाई होना, वो पॉसिबल हो पाता है प्लाज्मिड की वजह से ही, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल तो बनाता है, बट ये हमारे मतलब ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं सारे सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट बड़े बड़े, वो जो न्यू जेनेटिक मटेरियल्स के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ना न्यू जीन बनाने के लिए, वो जीन में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है बेटे, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत हाथ है, मेडिसिन में इसका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक। फिलहाल के लिए इंट्रो चल रहा है तो इतना बहुत है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेजिस नेक्स्ट राउंड में, ठीक है। जय श्री राम।